गरीब मजबूर माँ की 5 बेटियां। कविता नाम की एक गरीब लड़की अपने पति रोहन और सास ससुर कुलदीप मीनाक्षी के साथ एक बड़े से घर में रहती है। इन दिनों कविता 7 माह की गर्भवती थी। एक दिन सवेरे, रोहन बेटा देखना, तुझे लड़का ही होगा। माँ जी, अगर लड़की हुई तो? चुप कर। तुझे हमने कितनी बार कहा है कि हमें लड़की नहीं, इस घर के लिए पोता चाहिए जो हमारे खानदान को और हमारे कारोबार को बढ़ा सके। पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं बहू, हमें इस घर के लिए पोता ही चाहिए। कविता के सास ससुर को एक लड़के की आस थी। कविता का पति रोहन उसी गांव में अपने पिताजी का कारोबार संभालता था। उनका जूते बनाने का बड़ा सा कारखाना था। कुछ महीने बाद कविता एक लड़की को जन्म देती है। ये देखकर परिवार में सब दुखी हो जाते हैं। सब हॉस्पिटल में थे। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब कोई बात नहीं माँ, अगली बार लड़का हो जाएगा। कुलदीप मीनाक्षी गुस्से में घर चले जाते हैं। रोहन, माँ जी, ससुर जी बेटी के पैदा होने से नाराज हो गए क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे कविता, माँ पिताजी को पोते की ख्वाहिश थी, तुमने उनकी सारी खुशी पर पानी फेर दिया। कुछ दिनों बाद कविता हॉस्पिटल से घर आती है, पर कुलदीप मीनाक्षी कविता की बेटी की ओर देखते भी नहीं थे। 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अगली बार भी कविता एक लड़की को जन्म देती है। ऐसा करते करते कविता को लगातार 5वीं बार भी बेटी ही होती है। एक दिन सवेरे, पोते के चक्कर में कविता बहू को 5 बेटियां हो गई। माँ, शायद अगली बार लड़का हो जाए। चुप कर। 5 बेटियां होने के बाद भी तू इस कविता बहू से बेटे की आस रख रहा है। ये कविता इस घर को कभी एक पोता नहीं दे सकती। ऐ कविता, चल अपनी बेटियों को उठा और निकल इस घर से। मैं अपने रोहन की दूसरी शादी करवा दूंगी अब। तभी मीनाक्षी कविता और उसकी 5 बेटियों को घर से बाहर ले आती है। रोहन, रोहन, रोकिए ना माँ जी को। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? ऐसा मत कीजिए माँ जी। और माँ पिताजी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। कविता अपनी बेटियों के साथ घर की दहलीज पर ही बैठी थी। तभी रोहन अपने माता पिता को लेकर घर के अंदर आता है। माँ, हम कविता को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इसने पुलिस में जाकर हमारी शिकायत कर दी तो हम बहुत बुरे फंस सकते हैं। अरे हाँ मीनाक्षी, रोहन सही कह रहा है। फिर अब क्या करें बेटा? थोड़े समय बाद तीनों कविता के पास आते हैं और कविता और उसकी 5 बेटियों को लेकर घर के अंदर चले आते हैं। रात का समय। तभी रोहन कविता के पास आता है। अब कविता, मेरे साथ चलो ना, वो तहखाने से मुझे पानी के 2 ड्रम लाने हैं। माँ को वो ड्रम चाहिए। कविता रोहन के साथ अपने घर के तहखाने में आती है। तभी रोहन तहखाने का दरवाजा खोलता है और अंदर अंधेरे में कविता को धकेलकर तहखाने के दरवाजे को बाहर से बंद करके उस पर बड़ा सा ताला लगा देता है। तभी मीनाक्षी कुलदीप भी वहां आते हैं। रोहन, रोहन, ये क्या कर रहे हो? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलिए रोहन। अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा कविता। अब तुम सदा के लिए इसी तहखाने में कैद होकर रह चुकी हो। देखा माँ मेरा दिमाग, अब मैं आराम से दूसरी शादी कर पाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह रोहन बेटा, सच में क्या दिमाग पाया है तूने। अब हम पूरे गांव में ये बात हवा की तरह फैला देंगे कि हमारी बहू कविता किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ गई थी और वो किसी और आदमी के साथ भाग गई। उसके बाद हम बड़ी धूमधाम से तेरी दूसरी शादी करवा सकते हैं। रोहन, रोहन, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस तहखाने से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपनी बेटियों को लेकर हमेशा के लिए आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे मेरी बेटियों से अलग मत कीजिए रोहन। अब तेरी 5 बेटियां हमारे घर की नौकरानी बनेगी और हम उन पर इतना जुल्म करेंगे कि एक दिन वो खुद अपनी जान दे देंगी। तभी कविता की 3 बेटियां रिया, दिया, कोमल, जो 8, 7, 6 साल के थे, वो तीनों वहां आ जाते हैं। पिताजी, माँ अंदर क्यों है? उन्हें बाहर निकालिए ना। तेरी माँ अब कभी बाहर नहीं निकलेगी, और अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया ना कि हमने तुम्हारी माँ को यहाँ कैद किया है तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। नहीं, हमारी माँ को कुछ मत करना। अब किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो अब जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा तुम करते जाओ। अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारी माँ की जान गई। उसके बाद अगले दिन से मीनाक्षी, कुलदीप और रोहन कविता की 5 बेटियों से अपने घर के सारे काम करवाने लगे। उनसे अपनी सेवा करवाने लगे और अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो वो उन्हें बेरहमी से मारते भी जाते थे। अपनी बेटियों की रोती आवाज सुनकर कविता तहखाने में खूब रोने लगती है। कविता को तहखाने में खिड़की से 2 समय का खाना दे दिया जाता था।
इधर रोहन उर्मिला नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और कुछ ही सालों में उर्मिला एक लड़के को जन्म देती है। उर्मिला को कविता और उसकी पांचों बेटियों के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो उन पांचों को अपने घर की नौकरानियां समझ रही थी। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। कविता की पांचों बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल और साक्षी अब बड़े हो चुके थे। एक दिन रिया, दिया रसोई में बर्तन धो रहे थे, तभी उर्मिला वहां आती है और वो रिया को बेरहमी से पीटने लगती है। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, वो तीनों कहाँ हैं? काकी जी, पायल, कोमल बाजार में राशन लाने गए हैं और साक्षी बाहर कपड़े धो रही है। चल उठ दिया और मेरे कमरे में आकर मेरे सर की मालिश कर दे। दिया उर्मिला के साथ उसके कमरे में चली जाती है। पता नहीं माँ ने खाना खाया भी होगा या नहीं। रात को जैसे तैसे छुपकर हमने माँ को खाना तो दे दिया था। एक काम करती हूँ, चुपके से जाकर माँ को देखाती हूँ। रिया तहखाने के पास आती है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? तभी कविता दरवाजे के पास आती है। मेरी बच्ची रिया, तू यहाँ क्यों आई? तुझे किसी ने देख लिया तो बेवजह सब तुझे मारेंगे। तभी रोहन पीछे से आकर एक बड़ा सा डंडा रिया की पीठ पर मारता है। रिया जोर से चिल्लाने लगती है, मेरी बच्ची! कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ पर मत आया कर? रोहन बेरहमी से रिया को पीटे जा रहा था। रोहन, रोहन, छोड़ दो मेरी बच्ची को, उसे मत मारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को मत मारो। तभी रोहन रिया को घसीटते हुए बाहर लेकर चला जाता है। कितनी मजबूर हो चुकी हूं मैं। ये लोग मेरी बेटियों पर कितना जुल्म कर रहे हैं। इसी तरह कविता की पांचों बेटियों पर जुल्म होता रहता था। अगले दिन रिया, दिया, कोमल, पायल और साक्षी ये पांचों रसोई में थे। बहनों, अब माँ को तहखाने से निकालने का एक ही रास्ता है। हमें उस उर्मिला काकी के बेटे अजय को अगवा करना होगा, क्योंकि इस परिवार का वही सबसे चहेता है। उसके बाद पांचों बहनें उर्मिला के बेटे अजय को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले आते हैं और उसे अपने घर के पीछे एक झोपड़े में बेहोश करके बांध देते हैं। अगले दिन रात में अजय के अचानक लापता होने से परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। तभी रोहन घर आता है। रोहन, अजय का कुछ पता चला? नहीं उर्मिला, मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, पर अजय का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं अजय अचानक से कहाँ चला गया। रोहन बेटा, तू पुलिस को बुला कर ला। अब पुलिस ही अजय को तलाश करने में हमारी मदद कर सकती है। बहुत खूब दादी माँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि इस घर में पुलिस आए। कुलदीप, रोहन दोनों घर में पुलिस को बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। कल से लापता है, इसका मतलब किसी ने आपके बेटे को अगवा किया है। उर्मिला काकी, आपका बेटा अजय इस घर के तहखाने में है। तहखाने में है? कौन से तहखाने में है? तहखाने में तो कविता है। बता रिया बेटा, इस घर का तहखाना कहाँ है? तभी रिया और उसकी चारों बहनें उर्मिला और पुलिस को उस घर के तहखाने में ले आते हैं। ये देखकर रोहन और उसके माता पिता घबराने लगते हैं। तभी पुलिस जैसे ही तहखाने का ताला तोड़कर अंदर जाती है तो अंदर कविता को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये कौन है? कौन हो बहन तुम? काकी जी, ये हमारी माँ और हमारे पिता रोहन की पहली पत्नी है। इन्हें हमारे दादा दादी और पिता ने सालों से इस तहखाने में कैद करके रखा है। ये सुनकर पुलिस और उर्मिला के होश उड़ जाते हैं। तभी कविता और उसकी पांचों बेटियां पुलिस को रोहन और उसके माता पिता की सारी करतूतों के बारे में सारी बात विस्तार से बताते हैं, जिसके बाद पुलिस इस जुर्म में रोहन और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है और रिया उर्मिला को उसका अजय लौटा देती है और पांचों बेटियां अपनी माँ को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रोहन और उसके माता पिता को जेल हो जाती है। इसी तरह एक मजबूर माँ की 5 बेटियों ने अपनी माँ का बदला लिया। काली बहू लाई काला धन। सुनीता का रंग काफी दबा हुआ था। उस पर कुछ भी पहना ओढ़ा अच्छा लगता ही नहीं था, पर वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और उसके पिता के पास जरूरत से ज्यादा पैसा था। उसे कभी भी अपने इस दबे हुए रंग की वजह से कोई टेंशन नहीं होती थी। वो हमेशा लोगों से घिरी रहती थी और जरूरत से ज्यादा ही दोस्त थे। चलो आज हम ओबरॉय में खाना खाएंगे, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? पर वो तो बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत पैसे लग जाएंगे तुम्हारे। अरे पैसे की चिंता किसे, तुम चलो मेरे साथ। वो सब बहुत ही महंगे होटल में जाते हैं और महंगे से महंगा खाना ऑर्डर करते हैं। वाह सुनीता, आज जो तुमने खिलाया है, बस क्या बताऊं, मजे ही आ गए। बस मेरे साथ रहा करो, जिंदगी के मजे ही मजे हैं। सुनीता को पैसे की तो कोई फिक्र थी ही नहीं। वो बहुत घुमा फिरा करती थी और खूब पैसे उड़ाती थी, पर वो दिल की भी बहुत अच्छी थी। किसी की मदद करने के लिए भी वो सबसे आगे रहती थी। एक दिन वो किसी होटल में बैठे थे,
सब दोस्त शर्त लगाते हैं कि सामने बैठे एक लड़के को सुनीता को आई लव यू बोलना है। अगर उसने बोल दिया तो सब मिलकर उसे 1 लाख रुपए देंगे। सुनीता बेधड़क उस लड़के के पास जाकर आई लव यू बोल देती है। वो पलटकर जाने लगती है, तभी लड़का बोलता है, ओ मैडम, आप जैसी काली लड़की को मैं आई लव यू तो क्या आई हेट यू भी ना बोलूं। इतना कहकर वो लड़का हंसने लगता है और अपने दोस्तों से उसका मजाक बनाने लगता है। सुनीता कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद वेटर उसके पास आता है। अरे सर, आपने ये क्या किया? क्या मतलब? मैंने क्या किया? वो लड़की जबरदस्ती मेरे पास आकर आई लव यू बोल रही थी, और क्या करता? अरे सर, मेरा मतलब था आप उसे अच्छे से मना कर देते। आपको पता नहीं है, वो अपने माता पिता की इकलौती करोड़पति बेटी है। बस इसके रंग की वजह से लड़के इससे कतराते हैं। किसी को पता नहीं रहता ना कि ये इकलौती औलाद है। ये सुनते ही सुनील का थोड़ा उसकी तरफ ध्यान जाता है, पर सुनीता जा चुकी होती है। पर करोड़पति लड़की उसके दिमाग में घर कर चुकी होती है। वो उसका उसी होटल में इंतजार करने लगता है, पर सुनीता को कुछ आइडिया नहीं होता कि उसके पीछे क्या हुआ। वो अपनी ही दुनिया में मस्त होती है। उसके पापा भी उसके लिए लड़के देख रहे होते हैं। पापा सभी कितने काले हैं, मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। वो तू भी तो। पापा मैं समझ गई, मेरा रंग काला है तो आपको लगता है मुझे कोई सुंदर लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है पापा, जिसको जब आना होगा आ ही जाएगा। कहीं ना कहीं सुनीता के मन में भी सुनील होता है। वो बहुत खूबसूरत नौजवान था। अब सुनीता भी एक दिन उसी होटल में वापस जाती है। इस बार वो अकेली ही जाती है। चांस की बात है कि सुनील भी वहां बैठा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक ही टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बातें करते हैं और आपस में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों के पास अपना अलग अलग कारण होता है शादी करने का। जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बेटा सुनील, ये लो टिकट। मैंने तुम दोनों की यूरोप की ट्रिप बुक करवा दी है। ये सुनते ही सुनील के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। वो एक ठीक ठाक परिवार का लड़का था। विदेश जाने की तो उसने सपने में भी कभी नहीं सोची थी। इतने में सुनीता आती है। अरे पापा, ये क्या, यूरोप ट्रिप करवा दी? सुनील को लगता है ये कहीं कैंसिल ना करवा दे। वो बीच में बोल पड़ता है, अरे पापा ने इतने प्यार से करवाई है, मना क्यों कर रही हो जाने के लिए? अरे मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वर्ल्ड टूर करवा दो ना। ये यूरोप में 2-3 बार जा चुकी हूँ। ये सुनते ही सुनील हक्का बक्का रह जाता है। कुछ दिनों में वो दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और लौट आते हैं। अब सुनीता, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा कोई भाई तो है नहीं, क्यों ना मैं कारोबार देख लूँ? ये सुनते ही सुनीता थोड़ी सकपका जाती है। हैं? क्यों क्यों? अरे तुम्हें क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही हो? अरे नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या करोगे ऑफिस जाकर? अरे मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे पापा की ही मदद होगी। नहीं, उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। तुम ये सब छोड़ो। पापा ने एक विला बुक करवा दिया है हम दोनों के लिए, चलो वो देखने चलो। अरे अभी तो हम ट्रिप से आए हैं, अब ये विला बुक करवा लिया? कितना पैसा है भाई पापा के पास? और ये कहाँ से आ रहा है? स्मगलर हैं क्या तुम्हारे पापा? ये कहकर वो हंसने लगता है, पर सुनीता उठकर चली जाती है। सुनील को सुनीता का बर्ताव काफी अजीब लगता है। वो एक दिन बिना बताए ऑफिस चला जाता है और बैठे बैठे फाइल्स देखने लगता है। उसे कोई कुछ कहता भी नहीं है। वो काफी फाइल्स देख लेता है। उसे ये तो समझ आ ही जाता है कि सुनीता के पापा का काम साफ तो है नहीं। वो कुछ काली कमाई करते हैं। वो कुछ कहता नहीं है, बस चुपचाप घर चले जाता है। घर पर सुनीता सुनो, एक बार अपने गहने दिखाना मुझे। मुझे ना मम्मी के लिए लेने हैं। तुम्हारे गहनों की डिजाइन बहुत अच्छी है। सुनीता सब निकालकर उसे दिखा देती है। ये कितने के हैं? बिल्स होंगे ना इनके? दिखाओ जरा। बिल्स? बिल्स का क्या करना है? अरे पापा ला देंगे तुम्हें। पर बिल है क्यों नहीं? अरे मैंने पापा से पूछा नहीं, ना ही उन्होंने बताया। अब तुम्हें और देखना है या अंदर रख दूं? वो इतना कहकर सब अंदर रख देती है और सुनील को समझ आ चुका होता है कि ये शान काले धन की कमाई है। अब सुनीता, मैं सोच रहा हूँ कि वो जो विला है वो अपनी बहन के नाम कर दो। पापा तो हमें दूसरी भी दे देंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी सस्ता ही है, बस 25 करोड़ का ही है। हम दूसरा ले लेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं पापा से उनके पेपर मांग लेता हूँ। अब अपनी बहन के नाम ट्रांसफर करने होंगे। ये बार बार तुम पेपर्स की बात क्यों करते हो? कुछ काम बिना पेपर के भी होते हैं। क्यों? ऐसे कौन से काम है जो बिना पेपर के ही हो जाते हैं? ऐसे काम करने ही क्यों होते हैं? सुनील, जो ये इतने दिन से तुम मुझसे घुमा फिरा कर चीजें पूछ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है तुम ऑफिस गए थे, तुमने फाइल्स खंगाली। ये बात पापा को भी पता है। वो तुमसे कुछ नहीं कह रहे, तो तुम भी जरा शांत बैठो। ये सुनकर सुनील चुप हो जाता है। वैसे मुझे क्या करना है कि ये धन कहाँ से आ रहा है?
मैंने शादी पैसा देखकर ही तो की थी। तब ये नहीं सोचा था कि पैसा काला होगा या सफेद। सुनीता को तो देखा ही था मैंने। इतनी काली लड़की से शादी करने का कोई इरादा नहीं होता मेरा, अगर इसके पास पैसा नहीं होता। तो अब ऐसा है सुनील बाबू, चुपचाप बैठो, अगर जिंदगी ऐश से गुजारनी है तो। सुनील अब बस आगे कोई छानबीन करना बंद कर देता है। एक दिन प्रीतम के ऑफिस में रेड पड़ती है। सब कुछ सील हो जाता है और प्रीतम को भी ऑफिस में ही बिठा लेते हैं। वो ना किसी को फोन कर पाता है और ना कुछ और। जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो घर बैठे एक कॉल करता है और इंक्वायरी बंद हो जाती है। अरे बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। भाई, तुम्हारी इस पहुंच का तो हमें भी नहीं पता था। बस पापा, मैं चुपचाप देखता रहता हूँ, बखान करने की आदत नहीं है। अब घर आ गए, हमारा बिजनेस बच गया, ये अच्छा हुआ। अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो तुम अभी ऑफिस जाओ और अपना कारोबार संभालो। मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही है। तुमने आज घर का दामाद होने का फर्ज निभाया है। आज तो तुम्हें एक अच्छा सा इनाम दिया जाएगा। क्या इनाम? ये तो घर जाओ तभी पता चलेगा। सुनील और सुनीता जब घर पहुंचते हैं तो सुनील के पास अपनी माँ और दोनों बहनों का फोन आता है। अरे, समधी जी ने पूरा घर महंगे तोहफों और गाड़ियों से भर दिया है। तेरी दोनों बहनों के भी फोन आए थे। उन दोनों के यहाँ भी महंगी सारी चीजें पहुंच गई हैं। अब काला सफेद छोड़, जैसा भी है, अब तो जिंदगी के मजे मार और हमें भी मारने दे। सुनील अब ससुराल के कारोबार का अकेला वारिस बन चुका था और काले धन के खूब मजे ले रहा था।